जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन से। और आज हमारे चैनल पर गौतम राणे सागर जी जो लखनऊ से हैं और बहुजन समाज पार्टी में कई क्षेत्रों में एज ए जोनल कोऑर्डिनेटर उन्होंने काम किया है। तो गौतम राणे सागर साहब, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और क्योंकि अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है तो हम एक तरह से इस एपिसोड को एक चुनावी चर्चा के रूप में हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले आप अपना एक परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं अंबेडकर नेशन चैनल द्वारा आयोजित परिचर्चा में या साक्षात्कार में आमंत्रित करने के लिए गौतम रत्ना जी का आभार व्यक्त करता हूं और इनके दर्शकों का भी विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं। हमें गौतम राणे सागर कहते हैं। बहुजन आंदोलन में 88 में जुड़ने का मौका मिला जब मान्यवर कांशीराम जी चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद में बीपी सिंह जी के खिलाफ, और इसके बाद उनके साथ रह करके बड़े करीब से इस आंदोलन को, बहुजन समाज के आंदोलन को समझने का मौका मिला है। काफी लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं और इसके बाद 15 मार्च 2019 को हमने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से अपने आप को अलग किया और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। लंबे समय तक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हम वहां काम करते रहे। आजकल राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। फिर भी हमारा आंदोलन एक ही है कि संविधान का संरक्षण कैसे हो सके, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक संविधान संरक्षण मंच बनाया है जिसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक चेन कैसे बनाई जाए और खासतौर से बहुजन समाज जो बार बार अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या झेलता रहता है और एम्प्लॉयमेंट के लिए केवल सरकार की तरफ देखता है, तो सरकार की तरफ देखना बंद करे, आत्मनिर्भर कैसे हो। कुछ लोगों ने आत्मनिर्भर शब्द को हो सकता है कॉपीराइट बना लिया हो कि उनकी अपनी अलग समस्या हो सकती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दृष्टिगत करें, उनके आंदोलन को दृष्टिगत करें, उनके विचारों को दृष्टिगत करें, उनकी दूरदर्शिता को दृष्टिगत करें और खास तौर से जो समाज मार्जिनलाइज समाज था, उपेक्षित समाज था, उस उपेक्षित समाज को किस तरह से उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है, आत्मसंबल प्रदान किया जा सकता है, आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। खासतौर से उसका जो कॉन्फिडेंस ब्रेक है, उस ब्रेक कॉन्फिडेंस को किस तरह से रिसरेक्ट किया जा सकता है, उन्हीं विचारों को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को हमने ध्यान रखा है और उसी आधार पर आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर अंबेडकर नेशन के दर्शकों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम आपके बीच हैं और उम्मीद है कि आपको शायद ये पसंद भी आएगा। जो चर्चा हम करना चाहते हैं देश के लिए, राष्ट्र कैसे बनता है, उसके लिए आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चौरी चौरा स्वतंत्रता संग्राम है, काकोरी की ट्रेन लूट की घटना अगर स्वतंत्रता संग्राम है, तो इस थाने को जो न्याय के लिए बनाया गया है और न्याय की बजाय आतंकवाद को खत्म करने के लिए बनाया गया है, उस आतंकवाद को खत्म करने के बजाय सरकारी आतंकवाद को जन्म देता है, तो इस पे अटैक करना भी स्वतंत्रता संग्राम है। और यह अधिकार दलितों का है, पिछड़ों का है, अल्पसंख्यकों का है। इसको कोई गैर कानूनी घोषित नहीं कर सकता। यह संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि बाबा मान्यवर कांशीराम जी को आपको भी याद होगा कि पटेल चौक पे जब उन्होंने मीटिंग आमंत्रित की थी तो यह बात कहा था कि ये सत्ता में बैठे हुए लोगों, आंख खोल करके सुन लो, जिस चमार की चमड़ी तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, इस चमार की चमड़ी तुमने निकाली है, लेकिन अब ये चमार, इसके बाप दादा मरे जानवर की चमड़ी निकालते थे और इनको हमने सिखा दिया ये जिंदे जानवर की चमड़ी निकालेंगे, 4 पैर वाले जानवर की नहीं, 2 पैर वाले जानवर की। और ये दिखा भी दिया कि जब इन्होंने मन बनाया तो इंदिरा गांधी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को भी चमारों ने मार डाला। तो इसका मतलब यह है कि अन्याय के खिलाफ अगर न्याय पाना है तो जो भी अन्यायी है उसे मरना होगा। गांधी जी से ये इसीलिए वो इत्तेफाक नहीं करते थे। गांधी जी कहते थे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब तक पापी जिंदा है तब तक वो पाप करता रहेगा, इसलिए पापी को खत्म करने के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, और ये रास्ता है न्याय का, ये रास्ता है कानून का, और इस कानून के रास्ते पे हम चलेंगे। ये बात मान्यवर कांसीराम जी ने पटेल चौक पे भी कही थी, जब उनको संसद में जाने से रोका गया, जब पूरे चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित किया गया, बूथ कैप्चर किए गए, बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, तब यह भी कहा गया था। इसलिए मान्यवर कांसीराम जी जब सड़क पे आंदोलन करते थे, और जैसा कि अभी आपने बताया, आपके गांव की घटना है कि कुछ लोगों को ठाकुरों ने मार दिया, जब आपने उसको खबर बनाया कि ठाकुरों ने दलितों को मार दिया, ठाकुरों और दलितों की लड़ाई हुई जिसमें दलितों को बुरी तरीके से पीटा गया, बाद में और बीच बचाव में ठाकुर की गोली ठाकुर से ही जी अपने परिवार को लग जाती है और पूरे गांव को मुजरिम बना दिया। जी जैसा कि आपने बताया, ठाकुरों और दलितों में लड़ाई हुई। लड़ाई क्या हुई, बल्कि ठाकुरों ने आक्रमण कर दिया दलितों। राइट, लड़ाई नहीं, आक्रमण किया। जब लड़ाई उस समय होती है जब दो बराबर के लोग होते हैं। आक्रमण किया, उनको पीटना शुरू किया, और चूंकि दलितों के पास, इसलिए बार बार उस समय भी हमने कहा था कि बहन जी अगर लाइसेंस दे देती तो आज गैंग रेप की शिकार ये दलित की बेटियां नहीं हो सकती, इनके गांव पे अटैक नहीं हो सकते, इनके गांव नहीं जलाए जा सकते। अगर वो एक गांव में 8-10 लाइसेंस हो जाए तो किसी की औकात नहीं है, और ना कि कोई इनका बूथ कैप्चर कर पाएगा, ना कोई वोट रोक पाएगा, ना कोई प्रताड़ित कर पाएगा। ये जब खेतों में काम करने जाते हैं तो वो मजदूरी भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए कहा गया, तो चूंकि इनके पास लाइसेंस नहीं होते, तो लाइसेंस लेकर के जब ठाकुर आते हैं और उससे गोली चलाते हैं, तो गोली चलाने में हो सकता है धक्का मुक्की में उन्होंने दलितों को निशाना बनाया हो, लेकिन उस धक्का मुक्की में निशाना उनका चूका और उनके किसी परिवार को लग गया। तो जब ये घटना बनी तो इस देश ने यह मान लिया है कि ठाकुरों का अधिकार है दलितों को मारना। उसमें गलती से अगर ठाकुर मर गया तो ये अपराध हो गया, तो इसका दोष, चूंकि ठाकुर अपराधी नहीं हो सकता, इस सरकार ने मान लिया, इसलिए दलितों के ऊपर उसका आरोप लगा दिया। ये एक घटना नहीं है, बहुत सारी इस तरह की आपको घटनाएं मिल जाएंगी। लेकिन हम फिर यही कहते हैं कि अगर 4-4 बार की मुख्यमंत्री दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को आर्म्स का लाइसेंस दे दिए होते तो अन्याय अत्याचार इतने बड़े पैमाने पर ना हो रहा होता। आज उनके वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही, उनको धमकाने की कोशिश की जा रही, ये नहीं होता। क्योंकि जो आर्म लाइसेंस जिसके घर में हो जाता है, जो उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ रहता है, जो वो डरता रहता है, वो डर भाग जाती है, कॉन्फिडेंस रिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस बात को जब हमने, शायद बहन जी इस काम को इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई स्वाभिमानी और नेता पैदा हो जाएगा तो हमारे नेतृत्व को खतरा पैदा हो जाएगा। हो सकता है वो ऐसा न सोच रही हो, लेकिन हमें अब लगने लगा 2019 में। आपने कहा कि बहन जी ने, आपने पार्टी क्यों छोड़ी, क्योंकि आप भी मानते होंगे 2019 में हमें लगा कि जब बहन जी ने आनंद को इंट्रोड्यूस किया, आकाश को इंट्रोड्यूस किया, तो चूंकि हमने राजनीति शास्त्र को जितना भी अध्ययन किया है उसमें यह माना है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये दोनों खतरनाक हैं। लोकतंत्र में रियासतें खड़े करने की जो कोशिशें हैं ये पूरी तरह से खत्म है, ये खारिज होनी चाहिए। इसको मान्यवर कांसीराम जी भी मानते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी मानते थे। अगर मान्यवर कांसीराम जी ने प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने परिवार से संबंध तोड़ लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बेटे को प्रोजेक्ट नहीं किया। बहन जी भी ये कहती हैं कि हमने समाज के हित को ध्यान में रख करके अपनी शादी नहीं की। तो अगर आपने शादी नहीं किया तो बहुजन समाज में कोई ऐसा नेता ही नहीं बना पाई आप। जब आप ये कहती हैं कि हम बहुत दिन से तलाश कर रहे थे कि इस बहुजन समाज से कोई नेता बन पाए, तो हमें तो बड़ी हंसी छूटती है कि आप कौन सा विद्यालय चला रही हैं, कि जिस विद्यालय में जिस क्लास आप ले रही हैं उस क्लास में जितने बच्चों का एडमिशन होता है सब फेल हो जाते हैं, लेकिन जिसका एडमिशन नहीं होता वो पास हो जाता है। तो जब एक क्लास लेने वाले टीचर के कोई भी प्रोफेसर क्लास ले रहा है, उस क्लास के सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब गड़बड़ी बच्चों में नहीं है, गड़बड़ी उस प्रोफेसर की है। लेकिन जो बच्चा एडमिशन भी नहीं पाता, मतलब मुझे लग रहा है आप इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस क्लास को छोड़ के उसको छोड़ के चले गए, या मौर्य चले गए,
या बहुत सारे ऐसे, आई थिंक जंग बहादुर पटेल भी छोड़ गए थे, आर के चौधरी, बहुत सारे नाम है ऐसे। देखिए प्रश्न ये है, जंग बहादुर पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और खास तौर से बरखुराम वर्मा खैर इस दुनिया से ही चले गए, राम लखन वर्मा भी इस दुनिया से चले गए, सुखदेव राजभर भी इस दुनिया से चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा बहुत सारे दलों ने, रामचंद्र राजभर चले गए, लालजी वर्मा को सबको हटा दिया गया। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि इन लोगों को बहन जी ने नेता बनाया था, तो इस गलतफहमी को भूल जाइए, ये लोग नेता थे ही नहीं। अगर नेता होते तो बहन जी को ये डर लगता कि हमने इनको नेता बनाया, रामचंद्र राजभरों का नेता है, इसको चला जाएगा तो राजभर ओट हमसे खिसक जाएगा। लालजी वर्मा कुर्मियों का नेता है, ये अगर ये चला जाएगा तो ओट हमसे खिसक जाएगा। उनको नेता नहीं बनाया था, बहन जी ने उनको शायद वसूली अमीन बनाया था, या उस समाज का ठेकेदार कह सकते हैं बनाया। समाज का ठेकेदार नहीं कर सकते, उस समाज का, उसी समाज का, उस समाज का। अगर उस समाज का ठेकेदार होता तो भी उसको नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि उनको ये पता चलता कि राजनीति में सफलता पाने के लिए छोटे 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 तिनकों को इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन बहन जी को शायद ये लगता है कि इनके यहाँ जिस माँ बाप से वो जन्मी है और उनके धमनियों में। सर मैं यहाँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कितने, कौन से साल में आपने पार्टी ज्वाइन किया? हमने 1988 में पार्टी, 1988 में, और 1988 से आप 2019 तक रहे। जी जी। जिस कमी को आज आप हमारे ऑन कैमरा आप रख रहे हैं, ये इस चीज़ को आप एनालिसिस नहीं कर पाए कितने टाइम तक? क्योंकि ऐसा ही मेरा एक बार डिबेट 45 मिनट एक ML तोमर साहब थे, दिल्ली के प्रभारी भी रहे, विधानसभा परिषद से थे, जो आजकल चंद्रशेखर के भीम आर्मी में चले गए। तो मैंने उनसे जब फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने भी कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ निकाले। तो हमको ये समझ नहीं आता कि इतने सालों तक आप वहाँ उस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करते रहते हैं। ये BSP के जो दर्शकों, वर्कर हैं या नेता हैं या जो पदाधिकारी हैं। दर्शकों, हम तो चाहेंगे कि गौतम रत्ना जी ने जो प्रश्न किया है, बड़ा उचित प्रश्न किया है, आप लोग इनकी क्लैपिंग करें और इनकी तारीफ करें। ये प्रश्न होने चाहिए, इसी तरह के ज्वलंत प्रश्न होने चाहिए। 2018 लास्ट से पहले बहन जी ने आनंद और आकाश को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। भ्रष्टाचार तो हम ये मानते रहे कि उनका, हमने भ्रष्टाचार ये मानते रहे कि जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, बहुजन के नेताओं को आरोपित करने के लिए, गलत दिखाने के लिए, पूंजीवादी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए ब्राह्मणवादी ताकतें शायद भ्रष्टाचार को आरोप लगाती हैं। इसलिए हम चुप रहे कि भ्रष्टाचार का आरोप बहन जी पे आसानी से लग सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेगा, मोदी पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगेगा कि जो 15 लाख करोड़ रुपए खा करके बैठ गए। आपको ये चूंकि बड़ा हो जाएगा, दूसरे मीटिंग में हम सारे डिटेल के साथ बैठेंगे। अमित शाह के ऊपर कोई नहीं आरोप लगाएगा कि उनका बेटा 50,000 रुपये लगा करके 6 महीने के अंदर 80 करोड़ 50 लाख कमा लेता है। तो उस आरोप को हम नहीं मानते थे, खारिज करते थे। लेकिन जैसे ही आनंद और आकाश को इंट्रोड्यूस किया गया, तब हमें लगा कि बहन जी शायद इस लोकतंत्र में रियासत खड़ी करना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है और जो ब्लड सारे रुधिर में बह रहा है, वही ब्लड इस देश का बहुजन समाज का शासक बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। इस बात ने चिंतित किया, क्योंकि इसी बात के बोलने के बाद जैसे ही हिटलर ने कहा था कि आर्य कौम इसलिए पैदा होती है कि वो दुनिया पे राज करें, तो हिटलर का सत्यानाश हो गया था। तब हमें समझ में आया कि बहुजन समाज का सत्यानाश करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए हमें इनसे अलग कर लेना चाहिए। सर मैं गांव की घटना पे जो बात कर रहा था आपसे, उसमें बहन जी का ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने दिल्ली के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश सज्जक परिवार, इन सब के थ्रू हमने बहन जी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि ट्वीट कर दें। तो वो खाली बहन जी नहीं है, मैं यहाँ पे सवाल चंद्रशेखर के भीम आर्मी पे भी कर रहा हूँ, वामन मेश्राम पे भी कर रहा हूँ, और समता सैनिक जितने भी संगठन से उस समाज के ठेकेदार चलाते हैं, मैं लगभग सभी लोगों से मिला हूँ। लेकिन उस ऐसे इतनी बड़ी घटना के अंदर जिसमें 9 लोग, 7 युवा जेल में जिसकी ज़िंदगी खराब हो रही है, आज 8 महीना 9 महीना होने जा रहा है, और 2 बुजुर्ग जेल में, तो कोई भी संस्था का, आदमी का, किसी का भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सहयोग नहीं मिला। तो फिर हम ये
हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सामाजिक परिवर्तन या हमारे समाज का जो शोषण हो रहा है इसका इलाज क्या है और ये कैसे बंद हो सकता है। गौतम रत्ना जी, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही उचित है, क्योंकि अगर समाज ही सुरक्षित, उसके लिए खाली बैसपा मायावती दोषी नहीं है, हमने सब संगठन से बात की है उस मामले में। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ा उचित किया कि अभी तो हम बहन जी पे ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जी। और बहन जी पे आरोप प्रत्यारोप इसलिए लग रहा कि उन्होंने एक नाम कमा लिया है, उन्होंने एक स्थान बना लिया है, इसलिए आसानी से उन पे आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। दरअसल ये बहुजन समाज के जो नेता पैदा हो रहे हैं ये मनमौजी किस्म के लोग हैं। इन्हें न मुद्दों की पकड़ है, न समाज में वो विश्वास जगाने की चाहत है। इनको ये लगता है कि अगर उस मुद्दे में हम चले जाएंगे तो उस मुद्दे में जाने के बाद केवल हम उस समाज का नेता बन पाएंगे, दूसरे समाज का नेता नहीं बन पाएंगे। और वोट हासिल करने के लिए, और इनको ये नहीं पता है कि बार बार हम इस बात को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूंजी पे ब्याज कमाना चाहता है तो ब्याज की लालच उसे छोड़ना पड़ेगा, तब तक छोड़ना पड़ेगा जब तक पूंजी डूबने का खतरा हो। तो अगर इस पूंजी को संभाल लीजिए तो ब्याज कमाया जा सकता है। ये बात शायद उन्होंने न राजनीति शास्त्र की किताबों को पढ़ा है, न जो सफल राजनीतिज्ञ हैं उसको पढ़ा है, न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बेहतर तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि जिस तरह से चंद्रशेखर भीम आर्मी कि 50-50, 100-100 गाड़ियों का काफिला उसकी सिक्योरिटी के साथ निकलता है जब इस तरह का कुछ हो जाता है, तो मेरा सवाल दर्शकों को भी बताना और आपसे तो बनता नहीं है क्योंकि आप भीम आर्मी के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट जो इस तरह के नेता मैं उन सबके ऊपर एक सवाल उठा रहा हूँ, क्या ये इंतजार करते हैं कि क्या वहाँ पर अनुसूचित जाति और बहुजन समाज के आदमी मर जाए, उसकी बहन बेटी के साथ रेप हो जाए, तब वहाँ पर ये जा कर के अपने काफिला या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं? क्या इंतजार करते हैं उसका कैश करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? क्योंकि मैंने जो अभी इतने जीवन के अंदर जो सामाजिक आंदोलन में मेरी जो भूमिका है, मैं आज उस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि न्याय आपको जो मिलेगा वो संविधान से ही मिलेगा। इसलिए मेरा कोशिश है कि मैं संविधान पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, अभी संविधान के एक्ट को भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप आंदोलन करेंगे तब भी आपको कोर्ट में जाना है, और कोर्ट किस पर काम करेगा? संविधान पर काम करेगा। तो सवाल यह है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है वहाँ तो ये सारे जाते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि समाज को जस्टिस दिलाने के लिए ये लोग जो संगठन बना करके काम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे दिलाएंगे? देखिए ये भी संविधान की एक ये किताब लेकर के खड़े हो जाकर के 100 आदमी के पीछे फोटो खिंचा लेना कि और उसकी प्रस्तावना का पहला पेज पढ़ देने से क्या न्याय मिलेगा? संविधान एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा ब्रोशर है जी, जिसमें आपको अधिकार दिए हैं, तो अधिकार लेने के लिए उसको व्यवहारिक रूप में अनुपालन करने की भी ज़रूरत महसूस की है। राजनीति का आजकल व्यवसायीकरण हो गया। जिस तरह से आप एक ऐड आता है केस किंग का, जूही चावला जी उसका प्रचार करती हैं कि जो भी इस तेल को लगा लेगा तो उसके बाल उगाएंगे, लेकिन उनके पति जय मेहता पूरे गंजे हैं। तो उसी तरह से ये राजनीतिक लोगों ने ही इस बात को समझ लिया कि चीज़ों को बढ़ने दीजिए, इसको प्रचार करिए, प्रचार करने पे जब वहाँ जाएंगे तो शायद हमें माइलेज भी, पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो भीम आर्मी का नाम ले रहे हैं, जिस तरह से 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर चला था और 76 आते आते एक नौजवानों की पीढ़ियाँ ख़त्म करीब हो गई थी, उसी तरह से भीम आर्मी के साथ ये बहुजन समाज के लोगों को, जो नौजवान लड़के आ रहे हैं, ये कहीं चुनौती ब्राह्मणवाद के लिए खड़ा कर सकते हैं। उस चुनौती को देखते हुए शायद भीम आर्मी के माध्यम से उस आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है। और अगर कोई ये कहे कि भीम आर्मी का आंदोलन चंद्रशेखर खड़ा कर रहे हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहे। पूरी दुनिया का आंकड़ा उठा करके देखिए, एक भी गठन उस व्यक्ति ने नहीं किया, ये शायद उसको खड़ा किया जा रहा है। और ये जो नौजवान लोग हैं जो स्वाभिमान के साथ उनको चुनौती नहीं कर रहे हैं कि पीछे से कोई पुश कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाता है, दर्शकों को भी समझ में आता है। दर्शक को अबोध समझना
हमें लगता है कि ये गुस्ताखी होगी और हम गुस्ताखी करना नहीं चाहते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे, तथागत गौतम बुद्ध नहीं चाहते। ग्रेट जाट ऑफ ग्रेट चमार जो एक मुहिम चलाया, उसको बड़ा इस्टेब्लिश किया गया जाति को, इसको कैसे देखते हैं? बड़ा दुखदाई नहीं है? मुझे ऐसा लगता है ये इस कदम को या तो मैं बचकाना कदम मानता हूँ या तो मूर्खता भरा कदम मानता हूँ। इससे ज़्यादा हम इस टॉपिक पे कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और साहब लखनऊ से चल के हमारे स्टूडियो में आए हैं और उनका बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बड़ा कीमती टाइम और समाज के मुद्दों पर भी और राजनीतिक मुद्दों पर भी आपके सामने रखा। और मैं एक अपील और करना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर और किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो गौतम रत्ना अपने दम पर वहाँ के एसएसपी, वहाँ के डीएम से बात करके लगातार हर मामले में जो हमारे पास तक पहुँच रहे हैं कार्रवाई हम कराने का काम कर रहे हैं। एक अपील हम और करना चाहेंगे, सभी दर्शकों से एक अपील हम करना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है, चूँकि शब्बीरपुर में हम लोगों ने आर्थिक मदद कितनी कराई थी और ख़ास तौर से कानूनी लड़ाइयाँ कितनी लड़ी गई थी, उसका हम लोगों ने वो जो फल आया है, सफलता आई है, उस सफलता को हमने देखा है, जो प्रसन्नता मिली है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में अगर इस तरह की घटनाएं हों तो घटनाएं होने से पहले बता दी जाए तो शायद घटनाएं रोकी जाएगी। अगर घटनाएं होती हैं तो हम ज़रूर चाहेंगे कि विधिक मदद जो होगी वो की जाएगी, आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। और किसी भी तरह से इस समाज के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो उसे भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं। संविधान संरक्षण मंच इस मामले में बड़े पैमाने पे हम अपने समाज का मदद करता नजर आएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर काफ़ी लंबा समय हो गया है क्योंकि उनको भी निकलना है वापस, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन से। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं ये शेयर सब्सक्राइब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आपको कि हमें कोई हमारा ये इनकम और सोर्स का साधन है, सिर्फ लोगों तक ये ज़रूर पहुँचे कि हम जो काम कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू जस्टिस दिलाने का, और ख़ास तौर से जब हमारे समाज के साथ जहाँ घटनाएँ हो रही हैं उन पर अत्याचार में पुलिस एक्शन कराने का जो हम काम कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से, वो एक बहुत अच्छा कदम है अंबेडकर नेशन चैनल का। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से आज गौतम राणे सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही साथी हमको उनका सपोर्ट भी मिलता रहेगा और हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लगातार हम अपने बहुजन समाज के जस्टिस के लिए काम करते रहेंगे। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।